जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं मिस्ट्री और थ्रिल की एक नई कहानी, हर डायरी। लखनऊ के दीदार को प्रारब्ध तरस सा गया था। रुक रुक कर उसकी आंखों के सामने वो झलकें आ जाती जिनको न जाने कब से यादों की चादर में बांधे बैठा था। मिश्रा जी के गरम समोसे, वो भी हरी और लाल चटनी के साथ, जिनको देखने भर से ही प्रारब्ध की जीभ चटकारे लगाने लगती थी। तो दुबे जी की वो अदरक वाली चाय, जिसकी हर चुस्की का स्वाद आज भी उसको अपना सा लगता था। फिर दोस्तों का साथ भी तो था, जो इन यादों को कभी धुंधला होने ही नहीं देता था। ये शहर उसकी रूह में बसा था। हर ढलती रात उसकी सांसों में इत्र की तरह घुल जाती, जो उसके रोम रोम को एक अजीब एहसास से सुगंधित कर देती। सब कुछ बस एक सपने सा था। यहां के लोग, वो गलियां, बारिश, सर्दियां, जिंदगी इन्हीं में तो बसती थी। हालांकि कुछ 12 साल पहले वो इस मनमौजी शहर को बिना कुछ बोले ही एक दर्द लिए यहां से लौटा था। प्लेटफॉर्म पर सुबक सुबक कर तो रोया था वो। आते जाते लोग उसको इस तरह देखते मानो उनका दिल भी रो रहा हो। क्या दूसरों के दुख में हम भी वही दुख महसूस करते हैं? उस दिन उन लोगों ने तो महसूस किया। कुछ लोग तो बिना बोले ही उसकी पीठ पर हाथ फेर देते, कह देते ये समय भी कट जाएगा। दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, समय मरहम लगा ही देगा। प्रारब्ध बेसूद अपना दर्द आती जाती ट्रेनों से बांटता रहा। उसे वो लड़का भी याद था, लगभग 11 साल का। प्लेटफॉर्म पर ठीक एग्जिट के करीब उसकी छोटी सी दुकान थी। जहां तक प्रारब्ध को याद था, वो लोगों के जूते पॉलिश करता था, कुछ जूते सिलता भी था। अपनी छोटी मासूम आंखों से वो पॉलिश करते वक्त प्रारब्ध को एकटक दिख रहा था। वो प्रारब्ध के आंसुओं को महसूस कर सकता था। वो ही था जिसने चुपचाप प्रारब्ध के बेंच पर खाने की थाली रख दी, पानी और चाय के साथ। जाने वो उसकी दिन भर की कमाई थी या उस रोज उसने अपना खाना प्रारब्ध को दे दिया। उसका चेहरा प्रारब्ध भूला ना था। फिर सुस्त कदमों से रात 11 बजे की ट्रेन से प्रारब्ध मुंबई आ गया। छोड़ आया उस शहर को जिसने खुशी तो दी ही थी, पर दर्द भी ऐसा दिया कि रोम रोम कांप उठा। फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हुई और उस शहर की खुशबू प्रारब्ध की सांसों में घुलने लगी। एयरपोर्ट के बाहर आते ही वो अभी एक लंबी सांस ले अपने चहेते शहर को फिर से जी पाता, मीडिया के हुजूम ने उसे घेर लिया। कोई वीडियो बनाने लगा तो कोई फोटोग्राफ्स खींचने लगा। लोगों की भीड़ भी अपने चहेते स्टार के दीदार को उमड़ पड़ी। इतने लोग उसके आसपास थे कि संभालना भी मुश्किल हो गया। पुलिसकर्मी किसी तरह भीड़ को मैनेज कर पा रहे थे। किसी तरह प्रारब्ध के मैनेजर अनिब और बॉडीगार्ड रुभम ने सिक्योरिटी की मदद से बचते बचाते प्रारब्ध को गाड़ी में बिठाया। बैठने से पहले प्रारब्ध ने जब हल्की सी मुस्कान लिए हाथ ऊपर कर अपने फैंस को ग्रीट किया, तो लोगों के शोर से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। प्रारब्ध नाम हर किसी की जुबान पर था। कुछ ही पल में उसकी गाड़ी एयरपोर्ट को पीछे छोड़ शहर के भीतर आ गई। पिछली सीट पर बैठा प्रारब्ध अपना बचपन फिर से जीने लगा। वो आज फिर से अपने शहर में था। जब उसका काफिला एक बड़े से घर के बाहर आकर रुका, तो अनिब का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई साहब, ये घर है या महल? किसी नवाब से खरीदा होगा आपने। पुश्तैनी मालूम होता है। कभी यहां मेरे पिताजी माली का काम करते थे। गार्डन की पूरी जिम्मेदारी उनकी हुआ करती थी। प्रारब्ध उस घर को देखते बोल पड़ा। वाह, अब तुम्हारा है? ऑसम। अनिब के शब्द साफ बता रहे थे। वो ये देखकर प्रारब्ध से और भी प्रभावित हो गया।
कुछ ही पल में अनिब और प्रारब्ध छत पर बैठे थे। बिल्कुल वही समोसे, चटनी और चाय प्रारब्ध के सामने थे। समझ नहीं आया, तुम्हें उन्हीं दुकानों से ये सब क्यों चाहिए था? वो तो तुम्हारे स्टैंडर्ड के भी नहीं है। मुझे लगता नहीं है ये सब तुम्हें खाना चाहिए, हाइजीनिक नहीं होगा। मैं कुक से बनवा देता हूं। अनिब चिंतित लग रहा था, और हो भी क्यों ना। प्रारब्ध जो हिंदी सिनेमा का इतना बड़ा स्टार था, वो आज 10 रुपए के समोसे खाने वाला है, वो भी छोटी सी दुकान से। तुम नहीं समझोगे, ये समोसे चाय क्या मायने रखते हैं मेरे लिए। जानते हो, इस घर से मुझे नफरत सी थी। बोलते वक्त प्रारब्ध की आंखें बाहर आई। क्या मतलब? अनिब हैरान हो गया। एक दिन मैं स्कूल नहीं गया था और मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तो उनकी जगह मैं इस घर में काम करने आ गया। पर उसी शाम मेरे पिताजी को मेरे सामने बुरा भला कहा गया। मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने इस घर में चोरी की। पूरा मोहल्ला खड़ा ये सब देख रहा था। इस घर के मालिक ने हम दोनों को किस तरह सरेआम अपमानित किया। भला चोरी, वो भी मैं। मुझे वो दिन आज भी याद है, कितना टूट गया था मैं। किसी के सामने शक्ल तक दिखाने की हिम्मत न थी मुझ में। सिर्फ 2 कपड़ों के साथ उसी शाम मैं घर से निकल गया। पिताजी ने बहुत कोशिश की रोकने की, पर मन इतना दुख रहा था कि बर्दाश्त के बाहर था। बोलते वक्त उसके होंठ लड़खड़ा गए। अनिब ने प्रारब्ध की पीठ पर हाथ रख दिया। वो देख सकता था, उसका दर्द कम ना हुआ था। प्रारब्ध कुछ पल भरी आंखों से आसमान को ताकता रहा। जिस घर ने उसके मां बाप और उसे बिखेर दिया था, आज उसका मालिक बन प्रारब्ध लौट आया था। अगली सुबह प्रारब्ध उस घर को बारीकी से देखने निकल पड़ा। उसने गार्डन को भी देखा, जहां पूरे दिन उसके पिता पौधों की देखरेख में लगे रहते थे। अचानक उसकी नजर एक छोटे से झोपड़ी की ओर गई, जो बिल्कुल उस घर के पीछे की ओर था, बड़े पेड़ों से घिरा। पूरा खंडहर बन गया वो झोपड़ा। न जाने क्यों प्रारब्ध को टटोलने लगा। ना चाहते हुए भी वो उसकी ओर मानो खींच सा गया। उसने पास आ उसका दरवाजा खोला। अंदर जाले ही जाले थे। वहां पड़े सामान पर काई और धूल जमाई थी। काफी पुराना मालूम होता है, पर मुझे तो ये जगह कभी दिखी ही नहीं। पहले भी जब यहां आया करता था। कुछ पल अपनी नजर घुमा उसने अंदर का मुआयना किया। पुराने फर्नीचर, संदूक और न जाने क्या क्या वहां आज भी पड़े थे। अचानक एक संदूक पर उसकी नजर रुक गई। इसमें क्या है? जिज्ञासा लिए उसने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने सिक्के पड़े थे, एक पायल, कंगन और डायरी। प्रारब्ध ने उनको छुआ, फिर डायरी उठा ली। कुछ सोचते हुए उसने वो डायरी खोली। मेरी डायरी, सुनैना। पहले ही पन्ने पर स्याही वाले कलम से लिखा था। लिखावट बहुत अच्छी थी। प्रारब्ध से रहा ना गया। उसने वो डायरी उठाई और घर के अंदर आ गया। अपनी कुर्सी पर बैठ उसने उस डायरी को वापस खोला। जाने क्यों जब ठंड आती है तो भीनी सी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। अब ऐसा हर कोई महसूस करता है या सिर्फ मैं? सुबह की ओस और शाम का रंग ढलते सूरज का मन को मोह लेता है। सोचती हूं काश जिंदगी ऐसी ही मीठी रहे तो क्या हर्ज है। मां कहती है मुझे जिम्मेदार बनना चाहिए, पर मैं कौन सी गैर जिम्मेदार हूं। पर जीना नहीं छोड़ सकती। आज रात फिर से आग जलाकर हाथ सेकने का प्लान है। गुड्डी भी आएगी। हम दोनों चाय की चुस्की ले देर रात तक गप्पी लड़ाएंगे। स्वेटर और रजाई दोनों का सर्दियों से कितना गहरा वास्ता है। मुझे तो दोनों बेहद पसंद हैं। फिर मां के हाथ के तिल के लड्डू, उनकी तो बात ही अलग है। हालांकि मां शोर जरूर मचाएगी कि सो जाओ तुम दोनों, न जाने इतनी रात तक क्या करती हो। पहले पन्ने ने ही प्रारब्ध को मानो मंत्रमुग्ध कर दिया। पन्ने के बिल्कुल नीचे एक सूखा गुलाब का पत्ता चिपका था। मानो इस डायरी को लिखने वाला चाहता था
कि पन्ने को पलटने के लिए इस गुलाब के पत्ते को छूना ही पड़ेगा। हैरानी में प्रारब्ध ने उस गुलाब के पत्ते को छुआ। अचानक सब कुछ बदल सा गया। वो उस घर के बाहर खड़ा था। सामने सीढ़ियों पर कोई बैठा था, किसी बकरी के बच्चे के साथ खेल रहा था। सूरज की रोशनी उस पर सीधे पड़ रही थी। आश्चर्य में प्रारब्ध आगे बढ़ा। वो देखना चाहता था कि आखिर वो है कौन। कोई लड़की वहां बैठी बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी। सूरज की किरणें उसके बालों संग टकरा सोने सी चमक बिखेर रही थी। उसकी आंखें इतनी मोहक थी कि प्रारब्ध खो सा गया। उस लड़की के होंठ, उसके कानों की बालियां, माथे की बिंदी, बस कहीं गुम सा गया प्रारब्ध। ऐसी खूबसूरती उसने आज तक नहीं देखी थी। उस लड़की को देख वो बस खड़ा रहा। वो हिलना ही नहीं चाहता था। उसकी आंखें बिना झपके उस खूबसूरती को कैद कर लेना चाहती थी। एक लट उसके गालों को छू रही थी। कंधे पर मैरून रंग की शॉल थी। क्या वो जिसे देख रहा था वो कोई अप्सरा थी? कोई इतना मोहक कैसे हो सकता है? तभी सब कुछ धुंधला हो गया और जब प्रारब्ध को होश आया तो वो अपनी कुर्सी पर बैठा था। तो क्या उसने जो अभी देखा वो बस सपना था? कौन थी वो लड़की जिसने उसके हृदय को भेद दिया? उसका मन तो उसके पास ही रह गया था। एक बेचैनी ने उसे घेर लिया। वो वापस उसी स्वप्न को जीना चाहता था। क्या हो रहा है प्रारब्ध के साथ? क्या वो लड़की बस उसकी कल्पना थी या सच में उसका अस्तित्व है? सुनाऊंगा आगे की कहानी और डायरी भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।